हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट स्टडी पैडागोजी से, जो आपके स्पेशली सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, अपना इवैल्यूएशन करना है और कितने क्वेश्चन आप सही करते हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्विज क्वेश्चन मिलता है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए और आते ही आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाएं को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं का प्रयोग शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है या शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, पर्यावरण शिक्षण में, इन्वायरमेंट टीचिंग में जो को करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्यों यूज़ उनका किया जाता है टीचिंग में, ताकि बच्चे जो हैं उसको अच्छी तरह से सीख सकें, है ना। एक तो आपका टीचिंग मेथड जो होते हैं, जो भी आप यूज़ करते हो वो तो प्रभावशाली होती ही हैं ताकि बच्चों पर वो अच्छा इफ़ेक्ट डाले और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है अपनी टीचिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाता है कि शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। बच्चे इंटरेस्ट के साथ फिर वो पढ़ेंगे जब को करिकुलम एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाएगा और एक इफ़ेक्टिव टीचिंग लगता है इससे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सेकंड आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी। ऑप्शन है, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी या ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो देखिए, इन्वायरमेंट के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी। तो ओजोन लेयर जो होती है डियर, उसमें अगर मतलब एक कहते हैं अगर कि इसको नुकसान हुआ है ना ओजोन परत को, तो इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत बुरा पड़ता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट जो रेजेस हैं उसकी जो बढ़ी हुई मात्रा है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, जो हमारे लिए सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आंसर तो हमारा गलत हो गया कि पृथ्वी की सतह का जो औसत तापमान है, टेम्परेचर है, वो बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। या ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल जो है ऊपर उठ जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत कथन है। बल्कि अल्ट्रावायलेट रेजेस जो है, पराबैंगनी किरणें, उसकी बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, जिससे जो है स्किन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो आंसर यहाँ पर सही होगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आंकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालकों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं मतलब फॉर्मल टेस्ट और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, जो प्रोग्रेस कार्ड होता है, या अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि प्राथमिक स्तर पर आंकलन में शामिल होना चाहिए, असेसमेंट में शामिल होना चाहिए। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चों को पास या फेल की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। उसके लिए उनको मतलब वीकली होमवर्क देंगे या क्लास वर्क देंगे, है ना। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें कभी भी उनको इस तरह की श्रेणी में डिवाइड नहीं करना है, ठीक है डियर। तो जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर उसको डिवाइड किया जा रहा है तो वो तो गलत होगा ऑप्शन। और प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, ये भी बिल्कुल गलत है। या अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, ये भी गलत है। बल्कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक मतलब कंटिन्यू, या एक हम कह सकते हैं कि एक टीचर
अपने बच्चों का किस तरह से निरीक्षण कर रहा है, किस तरह से उनको ऑब्जर्वेशन में रख रहा है ना। एक टीचर अवलोकन बच्चे के हर व्यवहार को, बच्चे की रुचियों को, बच्चों के इंटरेस्ट को, वो जो भी वो तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है उसको बच्चों के साथ साथ तो शेयर करना ही चाहिए, साथ में उनके पेरेंट्स के साथ भी उनको बांटना चाहिए उस अवलोकन को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है सेकंड आंसर। और एक बार सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है मेरी, आते ही आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें वीडियो। आप तो कितनी सोशल साइट यूज़ करते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप हो ग्रुप में भी आप शेयर किया कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। अगला जो क्वेश्चन है, कक्ष में एक शिक्षिका अमलिया वर्षा होता है डियर एसिड रेन, ठीक है, प्रकरण को पढ़ाते समय इससे संबंधित प्रमुख कारकों के उदाहरण निम्न रूप से प्रस्तुत करती है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए एसिड रेन के बारे में बता रही है टीचर, ठीक है, तो ये बोल रही है टीचर कि भाई उसमें कौन कौन सी जो है मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो इन ऑप्शंस को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ या फर्स्ट एंड फोर्थ। तो कौन कौन से फैक्टर होती हैं एसिड रेन, है ना, किस वजह से होती है अम्लीय वर्षा, क्योंकि उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ये दोनों फैक्टर हैं एसिड रेन के, ठीक है, जिस वजह से एसिड रेन होती है इन्वायरमेंट में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का मिलना। ओके, तो आंसर यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड सही होगा हमारा। सेकंड आंसर जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है, अब नेगेटिव में बताना है। बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना या पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। देखिए पर्यावरणीय प्रतियोगिताएं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई कंपटीशन स्कूल्स में होते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव में हमें बताना है। आपको पता है पर्यावरण से संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, ताकि बच्चे जो है उनसे परिचित हो सके, इंट्रोड्यूस हो सके कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। ये तो एक मेन उद्देश्य होता है। कंपटीशन क्यों कराया जाता है, ताकि बच्चे इसके प्रति सचेत रहें, है ना। जैसे पोस्टर मेकिंग होता है ना, बच्चे पोस्टर बनाते हैं, और ये हो गया जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, प्रदूषण को किस तरह से कम करें, या जो आपके सोर्सेज हैं उसको किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये सभी समस्याएं जो हैं उनके प्रति बच्चों को समझाया जाता है। या प्रदूषण से संबंधी उपाय, मतलब आप किस तरह से प्रदूषण को रोक सकते हो, इससे संबंधी जो भी उपाय हैं उनसे आप परिचित उनको करा सकते हो, है ना। और बच्चों में इसके प्रति, इन्वायरमेंट विषय के प्रति जो है रुचि का विकास करना, मतलब बच्चे जो है ताकि इसमें इंटरेस्ट ले सके, ये रुचि का विकास करना भी एक उद्देश्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, तो ये पर्यावरणीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर डियर हमारा सही हो जाता है। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा करो, देन आप आंसर किया करो। ओके, अगला क्वेश्चन है, आप परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं, आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, आप क्या करेंगे? अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में लगाएंगे, अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, स्वयं ड्यूटी न करके अपने मित्र की ड्यूटी लगवाएंगे, या उड़न दस्ते में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आंसर सही हो जाता है कि आप परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन का। आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, मतलब वो भी पेपर दे रहा है, तो आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है कि भी आप उसमें ड्यूटी नहीं लगवाएंगे उस क्लास में, है ना। तो आप क्या करोगे? अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में जो है बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उसी में ही अपनी ड्यूटी लगवाओगे कि हाँ भाई मेरा बच्चा पेपर दे रहा है तो मैं वहीं पर अपनी ड्यूटी लगवा दूँ,
है ना। तो आपको इस तरीके से सोचना है, पॉजिटिव में सोचना है कि भी अपनी ड्यूटी जो है उसके कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। सेकंड आंसर जो है सही हो जाता है। आप अपने साथियों में जो आपके साथ पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो परिश्रमी होते हैं तथा समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं, जो कक्षा अध्यापक की खुशामद करके अपना व आपका भी काम निकाल सकते हैं, जो बातूनी हो और बात करके सब पर अपना प्रभाव जमाते हो, या जो देखने में आकर्षक हो और संत संवर कर रहते हैं। तो आप अब ये सोचिए कि जैसे भाई आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है, स्कूल्स में आपके क्लासमेट्स थे या कॉलेजेस में, ठीक है, तो आप किस तरह के दोस्तों को पसंद करते थे, है ना, वो आपको बताना है, अपने तरीके से आपको बताना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की चापलूसी करते हैं, मतलब टीचर की बात में हाँ ना इस तरह के होते हैं ना, तो ऐसे तो आपको भी पसंद नहीं होंगे, तो जिसमें मुझे भी ऐसे पसंद नहीं थे। तो जो कक्षा अध्यापक की खुशामद करके अपना व आपका भी काम निकाल सकते हैं, तो इस तरह के तो साथी आपको भी पसंद नहीं होंगे। या जो बातूनी हो, मतलब बहुत ज़्यादा बात करते हो और बात करके सब पर अपना प्रभाव जमाते हो, होता है ना एक बड़ी बड़ी बातें करना, बातूनी करना, हर बात में अपनी टांग अड़ाना, तो इस तरह के भी जो हैं सही नहीं होते हैं और आप भी शायद उनको पसंद नहीं करोगे। या जो अट्रैक्टिव हैं या सवर कर आते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो अट्रैक्टिव हो आप उसको पसंद करोगे। हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है कि जो परिश्रमी हो, मतलब जो हार्ड वर्किंग हो और ये भी पता हो कि भाई मतलब एक डेडिकेशन जिसमें हो, आपको भी इस तरह के पसंद होंगे जो डेडिकेट होते हैं और मतलब एक टाइम का उनको पता होता है, टाइम मैनेज किस तरह से करना है, समय की पाबंदी का वो ध्यान रखते हैं, किस टाइम जो है मतलब हमें रीड करना है, हमें किस टाइम खेलना है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें का वो ध्यान रखते हैं और इस तरह की आपको संगति में रहना चाहिए। ये इस तरह के जो क्लासमेट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको भी इस तरह के जो हैं फ्रेंड्स चुनने चाहिए। तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण, विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना, समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कालांश देंगे, या कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था। तो देखिए, बच्चों में इन्वॉल्वमेंट से बच्चों की रुचि जो है कई बार गायब हो जाती है, तो आप उनमें रुचि उत्पन्न करना चाहते हो ताकि बच्चे जो हैं इंटरेस्ट लें, तो आप उसके लिए क्या करोगे? क्या आप उनको पुस्तकें देकर, विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराकर क्या उनमें रुचि डेवलप हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उनको एक्स्ट्रा बुक्स दोगे, शायद उनका पढ़ने का मन ही ना हो, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। या समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कालांश देंगे, मतलब ज़्यादा उनको टाइम देंगे, है ना, कि आप ज़्यादा टाइम लो और आप इसको समझो। तो क्या ज़्यादा टाइम से ऐसा हो सकता है कि बच्चे इंटरेस्ट लें? या जो वीक बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की आप अरेंजमेंट करोगे, इससे क्या बच्चों में रुचि उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, छोटे बच्चों को कहानी के माध्यम से या खेल विधि के माध्यम से शिक्षण कराएंगे, कोई भी इन्वॉल्वमेंट की जो क्लास होती है, अगर हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग यूज़ करेंगे, स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं ना, कहानियों में बड़ा बिलीव करते हैं वो, है ना, इमेजिनेशन तो उनकी मतलब हाई होती है, इमेजिनेशन पावर, कल्पना मतलब वो करते ही हैं, वो भी डेवलप होती ही है। साथ में खेल विधि से शिक्षण कराने से बच्चे तो इंटरेस्ट लेते ही हैं, साथ में उनका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मतलब सब कुछ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण कराने से बच्चों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं, के विषय में सही है। कांसा तांबा और टीन से मिश्रित एक धातु है। कांसा तांबा और प्लैटिनम से मिश्रित एक धातु है। कांसा तांबा और सोने से मिश्रित एक धातु है, या कांसा तांबा और जस्ते से मिश्रित एक धातु है। तो ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं,
तो इसके बारे में बताना है। आपको पता है कि ब्रॉन्ज जो है किससे मिलकर बना होता है, तो ये ना तो जस्ते से मिलकर बना होता है, मतलब तांबा और जस्ते से मिलकर, है ना ही सोने से मिलकर बना होता है, तांबा और सोने से मिलकर, ना ही तांबा और प्लैटिनम से मिलकर, बल्कि कांसा जो है तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। दोनों के मिलने से, दोनों के मिश्रित से, दोनों के मिश्रण से धातु बनती है कांसा, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज। और सही बताना था तो फर्स्ट आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोवा के अंतर्गत आता है? गांधीधाम, वलसाड़, मंझगांव या कोझिकोड? तो बताइए, गोवा के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आंसर सही हो जाता है मंझगांव। सेकंड आंसर जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। शिक्षार्थियों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि शिक्षार्थी बातचीत करना पसंद करते हैं, या शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं तो शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, शिक्षार्थियों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, ऐसा ये यहाँ कहीं भी रोल अदा नहीं करते हैं जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, या उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि शिक्षार्थी जो है बातचीत करना पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं, या उनके जो स्पेशल एक्सपीरियंसेस हैं उनको जानने में, बल्कि बच्चों को, है ना, बच्चों के अनुभव कि बच्चे संसार के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, है ना, विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने, बच्चों के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चों ने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं उनको संसार से जोड़ने, संसार की बात यहाँ पर है कि उनको इन्वायरमेंट से जोड़ने, विमर्श होता है एक डिस्कशन करने में। एक टीचर स्टूडेंट, अगर बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस रखता है तो टीचर क्या करती है, उसके साथ विमर्श करती है ना, विमर्श करती है मतलब डिस्कशन करती है, और सीखने को बढ़ावा देने में कि बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू बच्चे ज़्यादा और सीख सके, उनके लर्निंग को और जो है बढ़ाती है। ओके, तो यहाँ आंसर सही हो जाता है सेकंड आंसर। और डियर, कभी आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चों को कुछ सुनाते हैं कि हाँ बच्चों, क्या आपने ये देखा है, क्या आप कभी जू में गए हो, तो इस तरह के आप उनसे टॉपिक भी पूछते होंगे, फिर बच्चे बोलते होंगे हाँ मैम हम गए हैं, हमने वहाँ पर ये देखा वो देखा, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं उससे रिलेटेड, तो आप उनको कोरिलेट करते हो, है ना। तो इससे बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि बच्चे जो हैं टीचर के साथ डिस्कशन कर सके इस बारे में। इसीलिए एक टीचर को बच्चों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ आंसर सही हो जाता है सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव में बताना है। शिक्षार्थियों में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के विषय में जागरूकता पैदा करना, शिक्षार्थियों का आंकलन करने के लिए उन पर गृह कार्य का बोझ बढ़ाना, शिक्षार्थियों को जीवन और पर्यावरण की अंत्यक्रिया के सही स्वरूप से अवगत कराना, शिक्षार्थियों की उन व्यवहारिक क्रियाओं को महत्व देना जो उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायक हो। तो प्राथमिक स्तर की बात यहाँ पर है कि भाई पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव में बताना है। मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं में पूछा है या हाँ में पूछा है, और आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हो और फिर कुछ भी टिक कर देते हो, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को प्लीज़ आराम से पढ़ा करें और ध्यान से पढ़ा करें कि पॉजिटिव में पूछा है या नेगेटिव में। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है प्राइमरी लेवल पर कि बच्चे जो हैं प्राकृतिक, मतलब प्रकृति, है ना, जो आपका नेचुरल चीज़ें हैं,
जो प्रकृति की देन है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में जैसे स्कूल, सोसाइटी, परिवार, घर, नेबर, ये सभी आते हैं, उसके बारे में बच्चे जागरूक हों, बच्चों को पता चले। तो ये तो एक मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। और बच्चों को जीवन और पर्यावरण की अंत्य क्रिया के, मतलब कि जीवन, आपका जो जीवन है और पर्यावरण है, मतलब उन दोनों का इंट्रैक्शन जो है उसके सही स्वरूप से उनको इंट्रोड्यूस कराएं, अवगत कराएं, या शिक्षार्थियों की उन व्यवहारिक क्रियाओं को महत्व दें जो संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक हो। ये तो 3 उद्देश्य हो गए हैं। लेकिन हम बच्चों पर कभी भी बोझ नहीं डालेंगे कि शिक्षार्थियों का आंकलन करने के लिए उन पर गृह कार्य का बोझ बढ़ाना, है ना, कि भाई हमें बच्चों का असेसमेंट लेना है और उन पर हम क्या करेंगे, गृह कार्य का बोझ बढ़ा देंगे। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। प्राइमरी लेवल पर तो बच्चे छोटे होते हैं, तो इस तरह से उन पर प्रेशर नहीं डालना होगा, है ना। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक निम्न कथन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है, मनुष्य में भोजन का प्रारंभ मुख से ही शुरू हो जाता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HC मिलता है। आमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है जहां उसमें पित्त रस मिलता है। तो निम्न में से सही कथन है फर्स्ट एंड थर्ड, या ये सभी, कि भाई किस तरह से भोजन हमारा पचता है, ठीक है, वो कंटेंट एक टीचर पढ़ा रही है। तो इनमें से कौन से कथन हमारे सही होंगे। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, है ना, वो हम मुंह से खाते हैं ना, मुख से ही तो शुरू होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो भोजन है वो मुख से शुरू होता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा सही हो गया। उसके बाद भोजन के आमाशय होता है डियर आपकी टमी, स्टमक, पेट, ठीक है। उसमें पहुंचने पर उसमें कौन सा अम्ल मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बिल्कुल सही है, जो मतलब वो करता है, ठीक है। ये अम्ल मिलके आमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, मतलब डाइजेस्ट में पहुंचता है, जहाँ पर डाइजेस्ट होता है फूड। तो आमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है जहाँ उस पर पित्त रस मिलता है। तो जहाँ पर पित्त रस मिलने पर हमारा जो ये है जो भोजन है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना, वो जल की थ्रू और जो डाइटरी जो फाइबर्स हैं उसकी थ्रू वो बाहर निकाल देता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। तो ये तीनों कथन जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही होगा फोर्थ आंसर, ठीक है। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें डियर। क्वेश्चन है, बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छा समय क्यों होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि मधुमक्खी पालन जो है शुरू करने के लिए कौन सा समय होता है, वो होता है अक्टूबर से दिसंबर, ओके। इस अवधि के दौरान फूल वाले पौधे पर्याप्त मात्रा में उगते हैं। मधुमक्खियां इन्हीं महीनों में अंडे देती हैं। तापमान उपयुक्त होता है या किसान मधुमक्खी पालन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए डियर, ये ना NCERT का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो क्यों होता है इस समय में क्यों मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियां जो हैं इन महीनों में अंडे देती हैं, ओके। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित तथ्य लिखता है। भूकंप, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर या जंगल की आग। तो निम्न में से रिंग ऑफ फायर से संबंधित है। देखिए, रिंग ऑफ फायर जिसको हम रिम ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, द रिंग ऑफ फायर ऑल्सो नोन एज द रिम ऑफ फायर, ठीक है। और ये ना प्रशांत महासागर के बेसिन का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। इज अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशियन, जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, वे मैनी अर्थक्वेक एंड वोल्केनो ऑक्योर, ठीक है डियर। तो वहाँ पर ना काफ़ी ये विस्फोट होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर ये इससे रिलेटेड हैं। तो डियर, ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है।
और आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो एक बार आप समझ लीजिए। क्विज का क्वेश्चन क्या है आज का, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में इसका आंसर देना है। आपको बताना है बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। आपका होमवर्क है, लिखना है क्विज आंसर और लिखिएगा आप कि टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। ओके डियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।